हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आपने देखा कि हमारी आर एस मेंस 2024 की हिंदी की क्लासेस चल रही थी। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हमारा जो टेस्ट है इसमें पार्ट ए और आपका पार्ट बी रहने वाला है। ये जो मेरी अभी फिलहाल कितने 15 से 20 मिनट की क्लासेस आपके पिछले 2-3 दिनों से चल रही है, ये इसलिए कि आप जो सारे के सारे दिवाली पे घर आए हुए हो। ठीक है, और कई बच्चे हैं जो कि अपनी दिवाली पे इस टाइम नहीं आए घर की, नहीं हम अपनी तैयारी को और अच्छी करें। 2 से 3 दिन है वो बीच में गैप ना है, लेकिन इस टाइम है वो थोड़ा सा और दिनों की अगर देखें तो कंपेयर में थोड़ा सा कम पड़ा जा रहा है। उसमें हम अगर घर पर भी हैं तो भी ये जो 15 से 20 मिनट की क्लास है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें हमें जो 15 से 20 मिनट में ही हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, और इसमें हमारा पार्ट ए भी हो जाएगा, बी का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं हमारी जो जो तैयारी है वो पूरी अच्छे से कंटिन्यू हो रही है, कि हम इसका रिवीजन है वो कर रहे हैं। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के जो हमारे पार्ट ए की बात करें तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्द है वो लिखने हैं। हमें 5 है वो शब्द दिए गए जिनके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। पहला दिया गया है खंडन। खंडन का जो विलोम होता है वो होता है मंडन। खंडन का विलोम होता है मंडन। अनाथ, अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? सनाथ। अनाथ का विलोम हो जाएगा सनाथ। फल, फल का क्या हो जाएगा? निष्फल। फल का हो जाएगा निष्फल। दयालु, दयालु का हो जाएगा निर्दयी। निर्दय। ठीक है, दयालु का क्या हो जाएगा? निर्दय। आगे बढ़े, हमारा जो पांचवा है निषिद्ध। निषिद्ध का देखें तो निषिद्ध का जो आपका विलोम होता है वो होता है विहित। निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है। विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो या फिर आपके शब्द युग्म हो, इनका याद करने की यही है कि आपको बार बार इनका रिवीजन करना है। और आपको एक ऑडियो फॉर्म में, अपनी ऑडियो फॉर्म में है एक, मतलब आपके कितने से 20 से 25 मिनट की, 20 से 25 मिनट की, ऐसे आप 3 से 4 पार्ट है इसके बना लीजिए। आपके पर्यायवाची के, विलोम शब्द के, वाक्यांश के लिए एक शब्द के और शब्द युग्म के। उससे होगा क्या कि जब भी आप फ्री होंगे या फिर सोते टाइम है या फिर कुछ और काम करते हो उस टाइम है आप इन अपनी वॉइस में रिकॉर्डिंग सुनोगे, तो इससे ये फायदा हो जाएगा कि आपको याद है वो आपका अच्छे से होगा और रिवीजन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हमें जो शब्द दिए गए हैं इन शब्द और प्रत्यय के संयोग से सही शब्द हमें बनाना है। यानी हमें जो मूल शब्द और प्रत्यय दिया है इससे हमें शब्द है वो बनाना है। पहला हमें दिया है पूजा प्लस अन्य। पूजा प्लस अन्य यानी पूजनीय। पूजनीय, तो पूजनीय में कौन सा आपका प्रत्यय होता है? इसमें होता है अन्य प्रत्यय। कौन सा? अन्य प्रत्यय। अब इस क्वेश्चन से 3 प्रैक्टिस हो गई। एक तो हमारी कि हमारी आ जाए कि पूजनीय में कौन सा आपका क्या है? प्रत्यय है, अन्य प्रत्यय है। दूसरा, अगर हमसे दे दिया जाए कि अन्य अन्य प्रत्यय से 2 शब्द बनाइए, तो एक हम क्या बना सकते हैं? पूजनीय बना सकते हैं। और तीसरा ये कि आपको अगर पूजनीय दे दे और इसका हमें प्रत्यय और मूल शब्द अलग करना हो तो पूजा प्लस अन्य। इस प्रकार आप क्वेश्चंस को करें। अगला है हमारा जी प्लस इत। जी प्लस इत यानी जीवित। जी प्लस इत यानी जीवित। अगला हमारा क्या है? पका प्लस वान। पका प्लस वान यानी पकवान। इसका क्या हो जाएगा? पकवान। गुरु प्लस इमा। गुरु प्लस इमा यानी कि आपका क्या हो जाएगा? गरिमा। गुरु प्लस इमा यानी गरिमा। तो ये आपके क्या हो गए? प्रत्यय हो गए, प्रत्यय का क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देने का अर्थ क्या होता है? कि जानबूझ कर संकट में पड़ना, जानबूझ के संकट में पड़ना या जानबूझ के संकट में फंसना। तो हम लिखते हैं जानबूझ, जानबूझ के संकट में फंसना, संकट में फंसना, फंसना। ये तो इसका हमने अर्थ लिख दिया। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि भारी बारिश में, भारी बारिश में खतरे के निशान, खतरे के निशान
खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी, ऊपर बह रही नदी, बह रही नदी को पार कर ध्रुव ने ओखली में सिर दे दिया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ध्रुव ने ओखली में ओखली में सिर दिया, ओखली में सिर दिया, यानी उन्होंने जानबूझकर है वो क्या ली? मुसीबत को मोल लिया। जानबूझकर मुसीबत मोल लेना या जानबूझ के संकट में फंसना। भारी बारिश में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी को पार कर ध्रुव ने ओखली में सिर दिया। ये हमारा हो गया मुहावरा। अगले हम दूसरे मुहावरे पर चलते हैं। दूसरा हमें कौन सा मुहावरा दे रखा है कि दो नाव पर पैर रखना। दो नाव पर पैर रखना क्या होता है कि दो विपरीत पक्षों का सहारा लेकर नुकसान उठाना। दो विपरीत दो विपरीत पक्षों का सहारा लेकर नुकसान उठाना, यानी दो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर एक साथ तैयारी करते हैं तो दो नावों में पैर रखने के समान है। कि उसमें अगर एक ही चीज की तैयारी अच्छे से करें तो ये हो जाएगा कि हाँ हमें क्या है, इसको एक को क्लियर कर सकते हैं। तो दो नाव पर पैर रखना तो हम लिख सकते हैं दो विपरीत पक्षों का सहारा लेकर नुकसान उठाना, नुकसान नुकसान उठाना, नुकसान उठाना। इसमें अगर हम देखें इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वाक्य में प्रयोग ये होगा कि दो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करना दो नाव में पैर रखने के समान है, पैर रखने के समान है, समान है। तो ये हमारा वाक्य में प्रयोग हो गया और हमारा अर्थ था दो विपरीत पक्षों का सहारा लेकर नुकसान उठाना। दो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करना दो नाव में पैर रखने के समान है। ये हमें ज्यादा सोचने की और वाक्य बनाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये हम पर भी लागू होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका पर्यायवाची का। हमें दो शब्द दिए गए युधिष्ठिर और सुरभि। इनमें हमें क्या करना है? इनके दो दो पर्यायवाची लिखनी है। सबसे पहले अगर हम युधिष्ठिर की बात करें तो इसका सबसे जो हमारे आसान होता है हमें याद रहता है वो पर्यायवाची है धर्मराज। धर्मराज के बाद में बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? कौंतेय, कौंतेय, कुंती का पुत्र कौंतेय। और इससे कौन सा बन जाता है? कंक, कंक। और इसका होता है पृथासूत, पृथासूत। ये क्या है? ये आपके क्या है? युधिष्ठिर के पर्यायवाची। एक और भी होता है इसमें धर्माज, धर्मा आगे आधा तय और मैं जय, धर्मात्मज। ठीक है, ये क्या है? युधिष्ठिर का पर्यायवाची है। तो युधिष्ठिर, धर्मराज, कौंतेय, कंक, पृथासूत, धर्मात्मज। ठीक है। अगला आता है हमारा सुरभि। सुरभि यानी खुशबू। तो इसके कौन कौन से हो सकते हैं? इसके आपके हो सकता है सुगंध, सुगंध हो सकता है। एक आपने अभी बोला खुशबू, एक क्या हो सकता है? खुशबू। और इससे क्या हो सकता है? घ्राण, घड़ी वाला घ्राण। सौरभ, सौरभ। तर्पण, तर्पण। ये सारे क्या है? ये आपके सुरभि के पर्यायवाची शब्द है। तो हमने युधिष्ठिर और सुरभि दोनों के पर्यायवाची शब्द देखे। अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट बी पर। पार्ट बी के रिवीजन की बात करें तो इसमें हमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित अवतरण का उचित शीर्षक देते हुए लगभग एक तिहाई शब्दों में संक्षिप्तीकरण कीजिए। अब आप ये देखना कि आपको जो पैराग्राफ दिया जाता है, जो अवतरण दिया जाता है, तो उसमें सबसे पहले देखना कि ये कितने शब्दों का है। एक तिहाई का मतलब है अगर आपको 100 दे रखे हैं तो उसका एक तिहाई देखना है, 150 दे रखे हैं तो उसका एक तिहाई देखना है। ठीक है, जैसे हमें ये
पैराग्राफ या ये अवतरण दे रखा है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, एक बार सिर्फ इसकी रीडिंग लगाएंगे। भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, दर्शन और सौंदर्य पर विदेशी सदैव मुग्ध रही हैं। विदेशी सदैव है वो मुग्ध रहे हैं। आगे देखें, पर आज भारत का न भौतिक समृद्धि में और न ज्ञान के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण स्थान है। जिनके आंगन में मानवता खेली, जहां उसने संस्कार प्राप्त किया, जहां प्रथम ज्ञानोदय हुआ, जहां का प्रकाश पाकर विश्व प्रकाशित हुआ, उसी देश के हम नंगे, निरक्षरे, भूखे और प्रमुखापेक्षी अधिवासी हैं। हमने अपने पूर्वजों के गौरव को हास्यास्पद बनाया। हमने एक महती संपदा प्राप्त करके भी उसे नष्ट कर दिया, उसका उपयोग न किया। हमने दुनिया में अपनी और अपने देश की उपेक्षा रखी और सुनी, उपेक्षा देखी और सुनी। क्या देश को हम पर अभिमान होगा? इस विशाल देश की गौरवमय परंपरा का अभिमान करने का अधिकार भी आज हमसे छिन गया है, क्योंकि हम स्वयं अपने देश को, अपने देश की गरिमा को और गौरवपूर्ण गाथाओं को जानते ही नहीं है। हमारे चरित्र से अपने चरित्र का अब कौन निर्माण करेगा? पृथ्वी के सब मानवों की बात अब स्वप्नवत है। ठीक है। अब इसमें देखें तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम भारत के अतीत के बारे में बात कर रहे हैं। भारत के अतीत के, अब एक बार पढ़ लिया तो हमें थोड़ा सा ये लगा कि ये हमारे भारत के पहले के बारे में बात बोल रहा है। ठीक है। अब दोबारा हम पढ़ेंगे तो इसमें एक एक चीज को अंडरलाइन करेंगे जो जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगी। इसमें हमें दूसरी बार पढ़कर है, इसके 2 से 3 है, हमें क्या लिखने होते हैं, इसके शीर्षक लिखने होते हैं। उन एक चीज याद रखनी, एक शीर्षक होता है वो 3 से 4 शब्दों से ज्यादा नहीं होगा, 3 से 4 शब्दों का ही शीर्षक है होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें देखें तो ये भारत का अतीत और अपना जो वर्तमान है वो बता रहा है। ठीक है। तो इसमें हम इसका टाइटल रख सकते हैं, भारत का अतीत और वर्तमान। ठीक है। अब अगर इसको दूसरी बार और पढ़ोगे तो फिर इसमें जो भी हमें इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं वो उसको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। और जो अनावश्यक बातें लिख रखी है उनको हमें छोड़ देना है। तो इसमें देखते हैं हम कि इसको क्या लिख सकते हैं। इसके अतीत और वर्तमान के बारे में है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका शीर्षक तो यही हो जाएगा, भारत का अतीत और वर्तमान। भारत का अतीत और वर्तमान। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, दर्शन आदि पर विदेशी आकृष्ट रही हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त गौरव को आज हम भूल गए हैं। इस कारण अब भारतीयों में हीन भावना आने लगी है। अब हम विश्व को चरित्र निर्माण की शिक्षा नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि हम खुद ही अपने जो अपना गौरव था अपने भारत का उसको याद किए हुए नहीं है, उसका मान नहीं रख रहे, तो हम क्या चरित्र निर्माण की उनको शिक्षा दे सकते हैं? अपने मतलब खुद के हिसाब से भी आप एक दो लाइनें ऐड कर सकते हो। प्राचीन गौरव को प्राप्त करने की हमारी कल्पना है वो अब स्वप्नवत है। तो ये चीजें क्या थी, ये आपके 1/3 शब्द थे इसमें। इसमें आप एक दो चीजें और ऐड कर सकते हो अपनी ओर से, जितना मेरे को समझ आया, जितना मेरे को लगा कि हाँ इसमें ये चीजें ऐड की जा सकती है वो मैंने आपको बताई। ये इसका शीर्षक था, भारत का अतीत और वर्तमान। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी चीज अगर आपको समझ नहीं आया, नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।